हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आज सीटेट 2015 जो कि सितंबर माह में आयोजित हुआ था, गणित विषय के पेडागॉजी से संबंधित सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं गणित के ये सभी प्रश्न जो सीटेट 2015 सितंबर माह में पूछे गए थे, वो भी जो पेडागॉजी से संबंधित हैं। पहला पेडागॉजी से संबंधित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38वां क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। यानी कि लंबाई को मापना टॉपिक है, यानी इसको पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। पहला विकल्प है प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, एरो अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, तुलना करना। दूसरा है तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना। तीसरा है तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना। चौथा है प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, तुलना करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए जो है उत्तम जो है श्रेणी क्रम है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना और प्रामाणिक इकाई जो है विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39वां क्वेश्चन, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के दो स्थान तक, यानी विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के दो स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। पहला विषयात्मक ध्येय, दूसरा प्रक्रियात्मक ध्येय, तीसरा सुव्यवस्थितता ध्येय, चौथा जो है सामाजिक ध्येय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका, यहाँ पर राइट आंसर होगा वो जो है विषयात्मकता ध्येय है, यानी यह अधिगम का विषयात्मकता ध्येय का उद्देश्य उल्लेख करता है। दशमलव वाली जो विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के दो स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो यह अधिगम का विषयात्मक ध्येय का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 40, कक्षा 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता है। कक्षा देखिए 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। पहला द्विमुखी पटल काउंटर, दूसरा मोतियों की माला, तीसरा बिंदु सीट यानी डॉट पेपर और चौथा गिनतारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बिंदु सीट है, यानी डॉट पेपर जो है, यानी ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए वो जो है बिंदु सीट यानी डॉट पेपर व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 41, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया है। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया है कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है, मित्रों को सहयोग देने में, विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, वे संख्याएं हल करने में जिनमें संख्याओं के अंत में शून्य हो। तो यहाँ पर राइट आंसर है कि वे संख्याएं लिखने, विश्लेषण और संप्रेषण करने में, यानी यहाँ देखिए शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है ये विश्लेषण और संप्रेषण करने में, यानी कि जैसे शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है तो आप वो शून्य के बारे में जो भी वो संख्याएं बनाएगा वो दिखा सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है, उसका संप्रेषण कर सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42,
यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है पठन अक्षमता। पहला है डिस्लेक्सिया, दूसरा है लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, तीसरा है गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, चौथा दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है गणितीय क्षमता। गणितीय क्षमता में गणितीय क्षमता के लिए डिस्कैल्कुलिया जो होता है, गणितीय क्षमता के लिए कौन सी शब्दावली का यूज किया जाता है, डिस्कैल्कुलिया का। तो शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, तो यह क्या है, यह असमर्थता उसकी कौन सी असमर्थता है, यानी ये है गणितीय क्षमता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा गणितीय क्षमता डिस्कैल्कुलिया। और यहाँ पर देखिए डिस्लेक्सिया पठन अक्षमता है और डिस्ग्राफिया लेखन अक्षमता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। पहला है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए, दूसरा है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, तीसरा है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, चौथा है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो मूल गणितीय समस्याओं को समझने के लिए है। राइट आंसर क्या है इसका, मूल गणितीय समस्याओं को समझने के लिए, यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करता है। किसकी मदद करता है, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, यानी कि ओपन एंडेड प्रश्न इसको कहते हैं। वो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, 15x3। देखिए आप पहले ये जान लीजिए खुला अंत वाला प्रश्न क्या होता है। खुला अंत वाला प्रश्न किसे कहते हैं, यानी ऐसे प्रश्न जिसके एक से अधिक उत्तर होते हैं उसके हम खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं। एक या दो से अधिक आंसर होते हैं जिसके, या एक से अधिक आंसर होते हैं तो उसे खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला विकल्प 15x3, इसका तो एकदम क्लियर है 45 मान होगा, तो ये खुला अंत वाला प्रश्न नहीं है, ये खुला अंत वाला प्रश्न नहीं है। दूसरा है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करोगे, तो आप इस कर ले जाओगे, इसका भी एक निश्चित मान वही आएगा। तो यहाँ पर भी आप जो खुला अंत वाला प्रश्न नहीं हुआ। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। और देखिए तीसरा संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए तीन बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर का संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप ये भी कर ले जाओगे, ये भी इसका एक फिक्स आंसर हो गया। तो ये भी ये खुला अंत वाला प्रश्न नहीं है। तो खुला अंत वाला प्रश्न है ये तीसरा ऑप्शन, कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक से अधिक आंसर है। जैसे आप लिख सकते हैं 9 गुणे 5 करोगे तब भी 9 5 45 होगा, और 15 गुणे 3 करोगे 15 3 45 होगा। तो इसके एक से अधिक आंसर हैं, इसलिए इसे खुला अंत वाला प्रश्न मानेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थी हैं, उनको हासिल वाले 2 अंक की संख्या को जोड़ने में कठिनाई हो रही है। इस समस्या का कारण है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, दूसरा है गणित में रुचि का अभाव, तीसरा है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, चौथा है शून्य के महत्व की समझ का अभाव। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि
जो कक्षा 2 के विद्यार्थी को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के योग में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ये जो है इस समस्या का कारण क्या है? इस समस्या का कारण है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव होना। तो इसको आप ध्यान देंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राथमिक स्तर क्वेश्चन नंबर 46 प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, इसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। उसमें केवल शब्द दिया है, इसका गलत हो गया। और वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? यानी यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हुआ। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा क्या होना चाहिए? संदर्भों के द्वारा जो है दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 वैन हिले। देखिए यहाँ पर दिया गया वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। देखिए वैन हिले का ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। पहला विकल्प है स्तर 0 मानसिक चित्रण, दूसरा है स्तर 1 विश्लेषण, दूसरा है स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, तीसरा है स्तर 3 औपचारिक निगमन। यहाँ पर जो राइट आंसर है स्तर 0 मानसिक चित्रण, यानी वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे स्तर 0 मानसिक चित्रण में हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? पहला है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, दूसरा है दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, तीसरा कक्षा में पूछे गए प्रश्नों को तुरंत उत्तर देना, चौथा है गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों को खंडन करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपको मालूम हो गया है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह पहला परिमाणात्मक अवस्था में है, विभाजन अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है। यानी देखिए इसमें ये कहा गया है कि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं के चारों आधारभूत संक्रियाओं संपन्न करने में समर्थ है। यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी ये सब चाहे पूर्णांक का दिया जाए, चाहे भिन्न का दिया जाए, दशमलव संख्या का दिया जाए, करने में समर्थ है। तो वो देखिए वो किस अवस्था में रहेगा? वो रहेगा संक्रियात्मक अवस्था में रहेगा। किस अवस्था में रहेगा? संक्रियात्मक अवस्था में रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन है 4 ये सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। पहला विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों को दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। यही इसका जो है राइट आंसर है। इसका क्या है? कक्षा में की गई पढ़ाई को
विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। इसका आंसर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 जो है ये सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का जो केंद्र है प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, यानी यही इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहली बार हमने गलत पढ़ दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? यानी इसमें से कह रहा है कि संख्या की समझ का चारों में से तीन पहलू समझ का महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक नहीं है। पहला संरक्षण, दूसरा पंक्तिबद्धता, तीसरा गणना, चौथा अंक लिखना। तो केवल देखिए संरक्षण, पंक्तिबद्धता, गणना, अब ये केवल अंक लिखना है। देखिए अंक लिखने की बात, अंक लिखना जो है समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंक लिखना। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? गुणनखंड पहला विकल्प है, दूसरा है गुणनफल, और तीसरा विकल्प है क्षेत्रफल, और चौथा विकल्प है आयतन। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है आयतन की संकल्पना को संबोधित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? आयतन की संकल्पना को जो है संबोधित नहीं किया जाएगा। यानी जो है आप कह सकते हैं कि 3 का तो किया जाएगा, गुणनखंड, गुणनफल और क्षेत्रफल को संबोधित किया जा सकता है, परंतु आयतन को इसके द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता। ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है जितने क्वेश्चन थे हमने पेडागॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको लगभग सब बता दिए हैं जो है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ये समझ में आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।